Hello, I am Ranjan Kumar and today we will discuss about the various forces which are responsible for the formation of different types of relief features on the earth surface. आज हम उन सभी फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अर्थ क्रस्ट पर वेरियस लैंडफॉर्म्स या रिलीफ फीचर्स के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं. रिलीफ फीचर्स, व्हाट इज रिलीफ फीचर्स? Relief features is the landforms which is characterized by its height. Relief का मतलब होता है height, यानी height के अनुसार कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, लेक्स. ये डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, इनका जो निर्माण है वो कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस के द्वारा होता है. उन्हीं फोर्सेस को आज हम डिस्कस करेंगे. वैसे फोर्सेस जिनसे इन लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, एंडो का अर्थ होता है अंदर और जेनिक का अर्थ होता है जेनेसिस, यानी जिसका जेनेसिस, जिसकी ऑरिजिन अर्थ के अंदर हो उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं. जबकि जिसकी जेनेसिस, जिसका ऑरिजिन अर्थ सरफेस के ऊपर हो उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. तो यहां पर हम समझेंगे कि वो कौन कौन से एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स हैं जो लैंडफॉर्म्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार है. एंडोजेनिक फोर्स भी बेसिकली टू टाइप्स का होता है, स्लो मूवमेंट फोर्स एंड सडन मूवमेंट फोर्स. स्लो मूवमेंट फोर्स एंड सडन मूवमेंट फोर्स. स्लो मूवमेंट फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जिनका इफेक्ट लंबे समय के बाद हमें देखने को मिलता है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा. जैसे कि माउंटेन का फॉर्मेशन, प्लेटूज का फॉर्मेशन, वैलीज का फॉर्मेशन, ये स्लो मूवमेंट फोर्स होते हैं और इन्हें डायस्ट्रॉपिक फोर्स भी कहा जाता है. यानी एंडोजेनिक फोर्स को दो पार्ट में, जेनिक फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्लो मूवमेंट फोर्स एंड सडन मूवमेंट फोर्स. स्लो मूवमेंट फोर्स को डायस्ट्रॉपिक फोर्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो लंबे समय में हमें देखने को मिलता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम इनका इफेक्ट देख सकते हैं, इसीलिए इसे डायस्ट्रॉपिक फोर्स कहा जाता है. दूसरा सडन मूवमेंट फोर्स, यानी जिसका इफेक्ट हमें सडन देखने को मिले, है ना, विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, विद इन अ डेज हमें जिस फोर्स का इफेक्ट देखने को मिले उसे स्लो मूवमेंट फोर्स कहा जाता है, सडन मूवमेंट फोर्स कहा जाता है और इसे कैटास्ट्रॉफिक फोर्स भी कहा जाता है. इसे कैटास्ट्रॉफिक फोर्स भी कहा जाता है. तो सबसे पहले सडन मूवमेंट फोर्स को यहां पर देखते हैं. सडन मूवमेंट फोर्स मतलब कैटास्ट्रॉफिक फोर्स. ये दो टाइप्स के होते हैं, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक. वोल्केनो का अर्थ होता है, वोल्केनो इज द माउथ थ्रू विच द मैग्मा, द मोल्टेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस, यानी कम्स आउट ऑफ द मेंटल, यानी एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा प्रेजेंट है वो जिस माउथ के, जिस ओपनिंग के थ्रू आते हैं उन्हें वोल्केनो कहते हैं और इस घटना को वोल्केनिज्म कहते हैं. अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज सिंपली अ शेकिंग ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहे हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स, उसके कारण अर्थ की जो शेकिंग होती है, अर्थ जो हिलता है उसे ही अर्थक्वेक कहा जाता है. तो ये दोनों फोर्सेस कैसे फोर्स है? ये दोनों फोर्स सडन फोर्स है, यानी इनका इफेक्ट हमें सडन ही देखने को मिलता है. डायस्ट्रॉपिक फोर्स की बात करें तो डायस्ट्रॉपिक फोर्स भी दो तरह का होता है, वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स. वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स. वर्टिकल फोर्सेस को कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स भी कहा जाता है या एपिरोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है. एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, क्योंकि इन्हीं वर्टिकल फोर्सेस के द्वारा हमारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ है. आप अगर कॉन्टिनेंट्स को ऑब्जर्व करें तो कहीं पे कॉन्टिनेंट्स उठा हुआ है, अपलिफ्टेड है, और कहीं पे सब्सिडेंस है, यानी नीचे गहरा है, और इसका कारण है एपिरोजेनिक फोर्सेस. एपिरोजेनिक फोर्सेस यानी वर्टिकल फोर्सेस दो तरह के होते हैं, अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस.
जो अपवर्ड फोर्सेस है उसके कारण जो लैंड है, जो कॉन्टिनेंट है, वो अपलिफ्ट होता है, यानी अपलिफ्टमेंट की घटना होती है। और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो उसके कारण लैंड जो है सबसिडेंस होता है, और सबसिडेंस की घटना होती है या सबमर्जेंस की घटना होती है। अगर हम एग्जांपल से इसको समझे तो इंडिया का अगर एग्जांपल लें तो रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ के पास लगभग 24 किलोमीटर तक जो लैंड है वो अपलिफ्टेड है, कुछ फ्यू किलोमीटर तक वो अपलिफ्टेड है। इसका कारण क्या है? अपवर्ड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स या अपवर्ड एपिरोजेनिक फोर्स। और अगर हम मुंबई के पास देखें तो मुंबई के पास एक सबमर्ज फॉरेस्ट है, और जिसका कारण क्या है? सबसिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट, और वो डाउनवर्ड एपिरोजेनिक फोर्स के कारण होता है। दूसरा टाइप है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का। जो दूसरा टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो उसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहते हैं, और इसे ओरोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फोर्सेस के कारण माउंटेन्स का निर्माण होता है। ओरो का अर्थ होता है माउंटेन, है ना। इसी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के द्वारा माउंटेन्स का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक कंप्रेशनल फोर्स, यानी किसी चीज को आप दबा रहे हैं, कंप्रेशनल फोर्स, और दूसरा होता है टेंशनल फोर्स, यानी किसी को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और इन्हीं दोनों फोर्स के कारण माउंटेन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ओरोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है। अब ये दो टाइप के हैं, कंप्रेशनल फोर्स एंड टेंशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम यहां पर कंप्रेशनल फोर्स को समझते हैं। कंप्रेशनल फोर्स के कारण कौन से माउंटेन्स का निर्माण होता है, तो यहां पर हम इसको डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ये एक गड्ढा है, जियोक्लाइन जिसे कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन। अब इस गड्ढे का निर्माण क्यों होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन करता है। जनरली ओशन के एंड पे, ओशन और कंटिनेंट जहां मिलते हैं वहां ये जनरली गड्ढे पाए जाते हैं, जिसे जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। और कॉन्टिनेंट से आने वाली रिवर्स अपने साथ इसमें सेडिमेंट जमा करती है, और जब इन पर कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण ये जो सेडिमेंट्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। फोल्ड होकर फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण करते हैं, इस घटना को फोल्डिंग कहा जाता है। यानी रॉक्स के फोल्डिंग या सेडिमेंट्स के फोल्डिंग के कारण फोल्ड माउंटेन्स का इसमें निर्माण होता है। यानी फोल्ड माउंटेन जो है, लाइक हिमालय, एल्प्स, रॉकी, एंडीज, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स फोल्डिंग के कारण बने होंगे, जिसका कारण है कंप्रेशनल ओरोजेनिक फोर्स। सेकंड हम यहां पर समझेंगे टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स के कारण क्या घटनाएं होती हैं और उससे माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है। टेंशन फोर्स सबसे पहले समझना है, टेंशन फोर्स आता क्यों है, क्यों डेवलप होता है। मान लीजिए एक रॉक स्लैब है और ये दो प्लेट पर बेस्ड है ना, ये दो प्लेट पर बेस्ड है। एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। प्लेट्स क्या होते हैं, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कई सारे प्लेट्स का बना हुआ है, 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स, जो हम प्लेट टेक्टोनिक में जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लीजिए ऊपर एक रॉक स्लैब है क्रस्ट में, और वो दो प्लेट्स पर बेस्ड है, दो अलग अलग प्लेट्स पर बेस्ड है, और दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, यानी डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेट्स का। तो क्या होगा, डाइवर्जेंस के कारण इस प्लेट पर टेंशन डेवलप होगी, और उस टेंशन के कारण इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, इस प्लेट पर क्रैक्स डेवलप होंगे टेंशन के कारण। ये दोनों प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जिसके कारण इस रॉक स्लैब पे टेंशन डेवलप होगा, और उसके कारण यहां पे क्रैक्स डेवलप होंगे या फ्रैक्चर डेवलप होगा, और इसी घटना को कहा जाता है फॉल्टिंग। और ये जो क्रैक्स और फ्रैक्चर डेवलप हुआ उसे कहते हैं फॉल्ट्स, और जहां पे डेवलप हुए उसे कहते हैं फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस, और इस घटना को कहते हैं फॉल्टिंग। और इस फॉल्टिंग के कारण यहां पे जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं वो रॉक्स को कमजोर बनाएंगे, और फर्दर आगे, है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है। फॉल्टिंग तो किस फोर्स के कारण हुआ, टेंशनल फोर्स के कारण, जिसके कारण क्रैक्स डेवलप हुए। इस घटना को कहा हमने, क्या कहा, फॉल्टिंग। अब फॉल्टिंग के बाद
कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा, किस टाइप का माउंटेन बनेगा, वो डिपेंड करता है कि फर्दर कौन सा फोर्स लगता है, फर्दर टेंशन फोर्स लगता है या कंप्रेशन फोर्स लगता है फर्दर आगे, है ना। अब मान लीजिए ये जो क्रैक्स डेवलप हुआ था, इसके बाद फर्दर फिर से टेंशन फोर्स लगता है इस पर, जिसके कारण ये बीच का वाला जो स्लैब है रॉक का वो नीचे चला आता है। फर्दर टेंशन फोर्स लगने के कारण जहां पे क्रैक्स था, जिसको फॉल्ट कह रहे थे, उस फॉल्ट के अलोंग ये जो स्लैब है बीच का वो नीचे चला आता है। तो कौन सा लैंडफॉर्म, कौन सा रिलीफ फीचर बनेगा, रिफ्ट वैली, क्योंकि बीच वाला जो स्लैब है वो नीचे चला आया, जिसके कारण डिप्रेशन डेवलप हुआ, गड्ढा डेवलप हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्ट वैली। अगर एग्जांपल लें तो इंडिया में नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। दूसरा अगर यहां पर देखें, जो क्रैक्स डेवलप हुए थे फॉल्टिंग के कारण, उसमें टेंशनल फोर्स के कारण ही फर्दर टेंशनल फोर्स लगा और उसके कारण ही बीच वाला स्लैब नीचे ना आकर साइड वाला स्लैब नीचे आए। जब साइड वाला स्लैब नीचे आएगा तो बीच वाला स्लैब उठा रह जाएगा और साइड में गड्ढे डेवलप होंगे, डिप्रेशन डेवलप होगा और इससे एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। यानी इसमें क्या हो रहा है, बीच वाला रिफ्ट वैली में क्या था, बीच वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, साइड वाले ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं, बीच वाला ब्लॉक अपने जगह पे है। तो वो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसे क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन। क्लियर। तो हमने यहां पे रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन एक्सप्लेन किया। अब ये दोनों चीजें क्यों डेवलप हुई है, टेंशनल फोर्स के कारण। जो फर्दर एक तो टेंशनल फोर्स के कारण फॉल्टिंग हुआ और उसके बाद फर्दर फिर से टेंशनल फोर्स पड़ा और जिसके कारण रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ। अब यहां पे हम एक और भी चीजों को देखेंगे कि मान लीजिए यहां पे फॉल्टिंग हुआ था टेंशनल फोर्स के कारण, उसके कारण क्रैक्स डेवलप हुआ था। अब टेंशनल फोर्स ना लग रहा है, अब कंप्रेशन फोर्स लगने लगे, है ना। फॉल्टिंग के बाद, क्रैक्स डेवलप होने के बाद अगर कंप्रेशनल फोर्स डेवलप हो, यानी ये यहां से इधर ऐसे इसको दबाया जाए, तो क्या होगा, इसके कारण दो रिलीफ फीचर्स का निर्माण होगा। अगर बीच वाला ब्लॉक कंप्रेशनल फोर्स के कारण, किसी चीज को हम जब दबाते हैं तो बीच से वो उठ जाता है ना, जहां से क्रैक्स है वो वहां से उठ जाता है। बीच वाला जो ब्लॉक्स है वो ऊपर चला जाए। हमने देखा था टेंशन, फर्दर टेंशन के कारण बीच वाला नीचे चला गया था, लेकिन यहां पे फर्दर कंप्रेशनल फोर्स के कारण, फॉल्टिंग के बाद फर्दर कंप्रेशनल फोर्स के कारण बीच वाला ब्लॉक अगर ऊपर चला जाए तो साइड वाले अपने जगह पे थे, बीच वाला ब्लॉक ऊपर चला गया, तब भी एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसे क्या बोलेंगे, हॉस्ट माउंटेन। हॉस्ट माउंटेन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जर्मनी का हार्ज माउंटेन, HARTZ, हार्ज माउंटेन इसका एग्जांपल है हॉस्ट माउंटेन का। अगर यहीं पे कंप्रेशनल फोर्स के कारण बीच वाला ब्लॉक ऊपर ना जाकर साइड वाले ब्लॉक ऊपर चले जाएं, बीच वाला ब्लॉक ऊपर ना जाकर साइड वाला ब्लॉक ऊपर चला जाए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, यानी बीच में डिप्रेशन क्रिएट होगा, है ना, क्योंकि बीच वाला ब्लॉक अपने जगह पे था, अपने जगह पे है, और साइड वाला ब्लॉक ऊपर चला गया है, फिर भी बीच में डिप्रेशन क्रिएट होगा, है ना। इस डिप्रेशन को कहेंगे रैंप वैली। इसको क्या बोलेंगे, रैंप वैली। तो ब्रह्मपुत्र रिवर रैंप वैली से होकर गुजरती है। रैंप वैली कैसे बना, साइड वाले जो दो पार्ट थे वो ऊपर चले गए, ऊपर जाने के कारण दो साइड से उठ गया, तो बीच में डिप्रेशन डेवलप हुआ, उसको क्या बोले, रैंप वैली। तो ये सारे लाइन फॉर्म्स यहां पे बनते हैं। देखिए जो शुरू में हमने पढ़ा था, जिसके कारण रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ था, उसमें क्या हो रहा था, कोई भी ब्लॉक, या तो बीच वाला ब्लॉक या साइड वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था, है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। तो इस तरह के फॉल्ट को नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण यहां पे या तो बीच वाला पार्ट या तो साइड वाला पार्ट ऊपर उठ रहा है ना, कंप्रेशनल फोर्स के कारण। इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, है ना, रिवर्स फॉल्टिंग। तो ये नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में अंतर है। नॉर्मल फॉल्ट में कोई भी ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिलेटिव नीचे जाता है,
और रिवर्स फॉल्ट में कोई भी ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिलेटिव ऊपर जाता है। और नॉर्मल फॉल्ट क्यों डेवलप होता है? फर्दर टेंशन फोर्स के कारण। और रिवर्स फॉल्ट क्यों डेवलप होता है? फर्दर कंप्रेशनल फोर्स के कारण। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हमने देखा कि कैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण, कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्स के कारण माउंटेन का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे ओरोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्स जिसका ओरिजिन अर्थ सरफेस के ऊपर हो, ठीक है। अब ये तीन तरह के होते हैं, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। सॉरी, वेदरिंग और इरोजन को कंबाइनली डेनुडेशन कहा जाता है। यहां पे एक और चीज समझना है कि एंडोजेनेटिक फोर्स क्या कर रहा था? एंडोजेनिक फोर्स वर्टिकल इरेगुलरिटी क्रिएट कर रहा था। वर्टिकल इरेगुलरिटी मतलब माउंटेन क्रिएट कर रहा था, वैली क्रिएट कर रहा था, यानी कहीं पे उठा हुआ कहीं पे गड्ढा, ये वर्टिकल इरेगुलरिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो वर्टिकल इरेगुलरिटी को रिड्यूस करेगा। कैसे? बाय इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी जहां पे उठा हुआ है उसको इरोड करके लेवल पे लाएगा, और जहां पे गड्ढा है उसको भरकर डिपोजिशन के द्वारा उसको भी लेवल पे लाएगा, यानी लेवलिंग का काम करेगा, यानी जो वर्टिकल इरेगुलरिटी है उसको कम करेगा। ये तीन तरह का होगा वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स दो वर्ड यूज होता है वेदरिंग में, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। अगर वो फिजिकल वेदरिंग है तो डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक का, और वो केमिकल वेदरिंग है तो डिकम्पोजिशन होगा। मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक और दूसरा केमिकल प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। लेकिन ये रॉक कमजोर होकर डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज होकर अपने ही जगह पर रहेंगे, इसलिए ये एक स्टैटिक प्रोसेस है। इरोजन में क्या होगा? इरोजन में डिफरेंट एजेंट के द्वारा, जैसे रनिंग वाटर, रिवर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, सी वेव्स और विंड्स के कारण ये जो वेदर्ड रॉक थे वो टूट कर, कट कर ट्रांसपोर्ट होंगे, और इसी कट होकर ट्रांसपोर्ट होने की घटना को इरोजन कहते हैं। तो इरोजन के द्वारा भी लैंडफॉर्म्स का, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। और लास्टली इन्हीं एजेंटों के द्वारा रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर के द्वारा डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन के द्वारा भी कई सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कई सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है।